दोस्तों, सोचिए, एक पार्टी जिसने 2007 में यूपी की सत्ता पर झंडा गाड़ दिया था, 206 सीटें, सीएम मायावती, और पूरा देश चौंक गया था। लेकिन वही पार्टी आज ऐसी हालत में है कि दिल्ली चुनाव में उसे नोटा से भी कम वोट मिले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दलितों की आवाज कही जाने वाली बीएसपी धीरे धीरे गुमनामी में खोती जा रही है? क्या मायावती ने कोई बड़ी गलती की? क्या दलित वोट अब किसी और के पास चला गया है? और क्या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता बीएसपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं? इस वीडियो में हम बीएसपी के सफर की सबसे बड़ी जीत से लेकर सबसे बड़े पतन तक की कहानी बताएंगे, और साथ ही ये भी कि 2027 में क्या बीएसपी वापसी कर पाएगी या फिर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपको वो बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी इतनी साफ तस्वीर में नहीं देखी होंगी। साल 2007 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था, क्योंकि उस समय मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने ऐसा करिश्मा दिखाया जो किसी ने पहले सोचा भी नहीं था। 206 सीटें और करीब 30% वोट शेयर, यानी यूपी की सत्ता पर पूर्ण बहुमत से कब्जा। यह जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि उस दौर में दलित, पिछड़े और यहां तक कि ब्राह्मण वोटरों का मायावती के पीछे एकजुट होना था, जिसे उन्होंने बहुजन और सवर्ण के अनोखे सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल में बदल दिया था, जिसे लोग आज भी सार्वजनिक समीकरण की मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मायावती ने नारा दिया था, चढ़ी हाथी पे सवार, बसपा का है राजकुमार, और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ये नारे सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने की चाबी बन गए। दलितों को तो बीएसपी पहले से ही अपनी रीढ़ मानती थी, लेकिन पहली बार ब्राह्मणों ने भी मायावती पर भरोसा जताया, क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी की राजनीति अब कमजोर पड़ रही है और कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही। यही वह समय था जब ब्राह्मण समाज ने बसपा को खुलकर वोट दिया और मायावती की राजनीति को नई उड़ान दी। नतीजा यह हुआ कि बहुजन और ब्राह्मण का ऐसा गठबंधन बना जिसने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया, और मायावती सीधे यूपी की गद्दी पर बैठ गईं। इस जीत की खासियत यह थी कि मायावती ने किसी छोटे सहयोगी या गठबंधन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो यूपी की राजनीति में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहां हमेशा गठबंधन सरकारों का ही खेल चलता था। लोग मायावती को दलित की बेटी कहकर संबोधित करने लगे, और देश भर में यह संदेश गया कि अब दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं रहा, बल्कि सत्ता की कुंजी उसके हाथ में है। मायावती ने भी इस जीत को दलित सम्मान और संविधान की जीत बताकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। पूरे यूपी में हाथी का चुनाव चिन्ह ताकत और सत्ता का प्रतीक बन गया, और गांव से लेकर शहर तक हर जगह यह चर्चा होने लगी कि मायावती ने इतिहास रच दिया है। यह जीत केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी, जिसने दलित पिछड़े समाज को आत्मविश्वास दिया कि वे भी सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और ब्राह्मण समाज ने यह भरोसा किया कि मायावती उनके हितों की रक्षा करेंगी। यही वजह थी कि 2007 को बीएसपी की राजनीति का स्वर्णिम दौर कहा जाता है, क्योंकि उस समय न सिर्फ मायावती यूपी की सबसे ताकतवर नेता बनी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री पद की संभावित दावेदार तक माना जाने लगा था। साल 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐसा सदमा साबित हुआ जिसने उसकी पूरी राजनीतिक ताकत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कभी 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बीएसपी इस बार सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई, और उसका वोट शेयर गिरकर महज 12% रह गया। यह नतीजा सिर्फ हार नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक सफर की करारी चोट थी जिसे मायावती ने दलितों के आत्मसम्मान और बहुजन समाज की ताकत के नाम पर खड़ा किया था। असली सवाल यह था कि आखिर वो पार्टी जिसने कभी दलितों, पिछड़ों और ब्राह्मणों का गठजोड़ बनाकर इतिहास रचा था, अचानक इस तरह ध्वस्त कैसे हो गई। दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण थे। पहला, मायावती का जमीनी राजनीति से लगातार दूरी बनाना और जनता के बीच न दिखना, जिससे लोगों को लगा कि बीएसपी अब लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, दलित वोट बैंक धीरे धीरे खिसककर सपा और बीजेपी के पाले में चला गया, क्योंकि दलित युवाओं को लगा कि बीएसपी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है और असली संघर्ष
अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरों के हाथ में है। तीसरा, मायावती पर यह आरोप भी लगातार लगते रहे कि उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावों में गंभीरता से प्रचार नहीं किया, जिससे दलित समाज के बड़े हिस्से में निराशा फैल गई। चौथा, मायावती ने 2007 की तरह कोई नई सामाजिक इंजीनियरिंग या गठबंधन की रणनीति नहीं अपनाई, बल्कि पुराने वोट बैंक पर ही भरोसा किया, जबकि हालात पूरी तरह बदल चुके थे। नतीजा यह हुआ कि दलित समाज बिखर गया, ब्राह्मण पूरी तरह बीजेपी के साथ चला गया और पिछड़े समाज का बड़ा हिस्सा सपा के साथ खड़ा हो गया। 2020 के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि बीएसपी अब यूपी की मेनस्ट्रीम राजनीति से बाहर होती जा रही है और उसके पास न तो संगठनात्मक ताकत बची है और न ही जनता से वैसा भावनात्मक जुड़ाव जैसा 2007 में था। मायावती का यह पतन दलित राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिसने कभी सत्ता तक पहुंचने का सपना दिखाया था, वही पार्टी अब सिर्फ प्रतीक बनकर रह गई। लोग यह कहने लगे कि बीएसपी अब भूतकाल की पार्टी बन चुकी है और दलित राजनीति का नया चेहरा अब नए नेताओं के हाथों में है। यह नतीजा मायावती की व्यक्तिगत छवि को भी झटका देता है, क्योंकि जिस नेता को कभी प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार माना जाता था, वो आज सिर्फ एक सीट वाली पार्टी की नेता बनकर रह गई। यही कारण है कि 2022 का चुनाव बीएसपी के लिए सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पतन था, जिसने साफ कर दिया कि बिना नए संघर्ष, बिना जमीनी जुड़ाव और बिना राजनीतिक क्रांति के कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता के खेल में नहीं टिक सकती। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था, क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता की असली दावेदार मानी जाने वाली बीएसपी इस बार एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और उसका वोट शेयर घटकर सिर्फ 9.4% पर सिमट गया। यह नतीजा सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने दिखा दिया कि बीएसपी अब यूपी की मुख्य राजनीति से लगभग बाहर हो चुकी है। सोचिए, वो पार्टी जिसने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी, आज 0 सीट पर खड़ी है। सबसे दिलचस्प और दुखद पहलू यह था कि यूपी की करीब 16 सीटों पर बीएसपी को मिले वोट उस सीट के जीत हार के मार्जिन से भी ज्यादा थे। यानी अगर ये वोट किसी एक पार्टी को जाते तो पूरा नतीजा बदल सकता था। इसका मतलब साफ है कि बीएसपी अब किंग मेकर भी नहीं रही, बल्कि सिर्फ वोट कटवा बनकर रह गई है। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल मायावती का जनता से पूरी तरह कट जाना, चुनावी मैदान से नदारद रहना और नए दौर की राजनीति को न समझ पाना इसका सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी और सपा ने पूरे दम से जनता को साधा। मोदी योगी की जोड़ी ने हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं पर वोट खींचे, जबकि अखिलेश यादव ने युवाओं, पिछड़ों और मुसलमानों को एकजुट किया। दूसरी तरफ मायावती का पूरा प्रचार केवल ट्वीट और कुछ औपचारिक रैलियों तक सीमित रह गया। दलित युवाओं को लगा कि बीएसपी में अब कोई लड़ाई नहीं बची और उनका झुकाव या तो सपा की तरफ गया या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरे की तरफ। इतना ही नहीं, ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों ही तबके ने बीएसपी से पूरी तरह किनारा कर लिया, जिससे पार्टी पूरी तरह अकेली पड़ गई। 3% वोट का मतलब यह नहीं कि बीएसपी के पास कोई जनाधार नहीं बचा, बल्कि यह कि उसका जनाधार अब बिखरा और बेअसर हो चुका है। यह गिरावट दलित राजनीति के लिए भी गहरी चिंता की बात है, क्योंकि एक समय जो पार्टी संसद और विधानसभाओं में दलित आवाज बुलंद करती थी, वही आज बिना सीट के सिर्फ आंकड़ों में कैद है। सबसे बड़ा सवाल मायावती की नेतृत्व क्षमता पर खड़ा हो गया है। लोग कहने लगे कि वो अब सिर्फ नाम की नेता रह गई हैं, जिनमें न तो संघर्ष की ऊर्जा है और न जनता से संवाद की ताकत। 2014 का यह परिणाम यह भी साबित करता है कि अगर कोई पार्टी समय के साथ अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व को नहीं बदलती, तो जनता उसे नजरअंदाज कर देती है। बीएसपी की कहानी आज युवाओं के लिए भी सबक है कि राजनीति में केवल अतीत का गौरव काफी नहीं होता, बल्कि लगातार संघर्ष, नई सोच और जनता से सीधा जुड़ाव ही जीत का असली मंत्र है। यही कारण है कि 2024 का चुनाव बीएसपी के लिए सिर्फ 0 सीट नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक अस्तित्व का संकट है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा करारा झटका लेकर आया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि इस बार बीएसपी का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 0.5520% पर आ गया। और यह भी हैरान करने वाली बात रही कि बीएसपी को मिले वोट नोटा से भी कम रहे।
यानी जनता ने मायावती की पार्टी को चुनने के बजाय कोई भी नहीं का बटन दबाना ज्यादा बेहतर समझा। यह नतीजा केवल हार नहीं बल्कि एक अपमानजनक सिग्नल है कि दिल्ली की राजनीति में बीएसपी अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है। कभी दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटरों पर भरोसा करने वाली बीएसपी आज राजधानी में पूरी तरह बेघर नजर आई। लोग कहते हैं कि जब मायावती और उनकी टीम खुद मैदान से नदारद रहती है तो जनता क्यों उन पर भरोसा करे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। कांग्रेस ने भी खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी कहीं दिखाई ही नहीं दी। इस गैर हाजिरी का नतीजा यही निकला कि दलित वोटर जिन्होंने एक जमाने में मायावती को विकल्प माना था, वो या तो एएपी और कांग्रेस में समा गए या फिर कुछ हद तक बीजेपी की तरफ खिंच गए। और जब कोई पार्टी जनता को यह यकीन ही नहीं दिला पाती कि वो बदलाव ला सकती है, तो वोटर उसे पूरी तरह नकार देता है। यही वजह है कि दिल्ली में लोगों ने बीएसपी के नाम पर वोट देने के बजाय नोटे को चुनना ज्यादा सुरक्षित माना। यह स्थिति केवल बीएसपी के वोट बैंक के टूटने की नहीं बल्कि उसके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचिए, जब आपकी पहचान सिर्फ दलितों की आवाज रही हो और अब दलित ही आपको छोड़ दें, तो यह सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट है। दिल्ली जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में 35% पर सिमटना साफ बताता है कि बीएसपी अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां उसे जनता ने भुला दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण मायावती का जनता से दूरी बनाना, संगठन को पूरी तरह कमजोर छोड़ देना और युवाओं को आकर्षित करने में विफल रहना है। वहीं दिल्ली का युवा जो जाति और धर्म से ज्यादा शिक्षा, रोजगार और साफ शासन की बात करता है, उसे बीएसपी में कुछ भी उम्मीद नजर नहीं आया। यही वजह है कि बीएसपी के लिए दिल्ली चुनाव 2025 सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर अब भी पार्टी ने खुद को नहीं बदला तो वो आने वाले वर्षों में पूरी तरह मिट सकती है। दलित राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा जाटव वोट बैंक मानी जाती रही है और लंबे समय तक ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की रीढ़ बना रहा। लेकिन आज हालत यह है कि दलित वोटों में खासकर जाटव समाज के भीतर गहरी दरार पड़ चुकी है। पहले जहां जाटव वोट मायावती के नाम पर बिना सोचे समझे एकजुट होकर वोट डालते थे, वहीं अब उनकी निष्ठा कई टुकड़ों में बंट चुकी है। एक बड़ा हिस्सा आज भी बीएसपी से जुड़ा है, लेकिन उसकी संख्या पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वहीं कई जाटव वोटर सपा और कांग्रेस की तरफ खिंच गए हैं, खासकर तब जब उन्हें लगा कि ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बड़ा विकल्प दे सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की और कुछ जाटव वोटर उसमें भी शामिल हो गए। यानी अब तस्वीर यह है कि जाटव वोट पहले जैसी सॉलिड दीवार नहीं रहे, बल्कि अलग अलग खेमों में बंटकर बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर कर चुके हैं। यही वजह है कि पहले जहां बीएसपी चुनाव में सीधे सीधे सीट जीतती थी, अब वो तीसरे चौथे नंबर पर खिसक रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोटरों का यह बंटवारा सिर्फ राजनीतिक गलती का नतीजा नहीं बल्कि मायावती के बढ़ते दूराव का परिणाम भी है। उन्होंने न तो युवाओं से जुड़ने की कोशिश की और न ही स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व खड़ा किया। दलित समाज का युवा अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर विकास और रोजगार की तरफ देख रहा है, और जब बीएसपी इसमें फेल हुई तो उसके वोटर दूसरों की तरफ जाने लगे। यही नहीं, दलित समाज के भीतर भी अब सोच बदल रही है। जाट वोटर ये देख रहे हैं कि क्या कोई पार्टी वास्तव में उन्हें बराबरी और भागीदारी दे रही है या सिर्फ चुनावी पोस्टर में उनका इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि जब दलित वोट बैंक बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को होता है, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी तरह इसी आधार पर खड़ी थी। साफ है कि जाटव वोट बैंक की दरार ने बीएसपी की राजनीति की नींव को हिला दिया है, और जब तक वो अपने पारंपरिक वोटरों का विश्वास वापस नहीं जीत पाती, तब तक सत्ता में वापसी की उसकी हर कोशिश अधूरी ही रहेगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला चेहरा बने चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने नगीना सीट से करीब 51% वोट हासिल करके सभी विरोधियों को मात दी और यह साबित कर दिया कि दलित राजनीति में अब नया सूरज उग चुका है। मायावती की बीएसपी जहां पूरी तरह धराशायी हो रही थी, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यह दिखा दिया कि अगर जमीनी स्तर पर संघर्ष किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए
और आवाज को सड़कों से संसद तक पहुंचाया जाए तो राजनीति में नई जगह बनाई जा सकती है। नगीना की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि यह दलित युवाओं के मन का फैसला था कि उन्हें अब पुराने ढर्रे वाली चुप्पी की राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लड़ाई चाहिए जो सीधी, तेज और बागी अंदाज में हो। चंद्रशेखर ने गांव-गांव जाकर जो संघर्ष किया, शिक्षा, रोजगार और दलित अधिकारों को लेकर जो सशक्त आवाज उठाई, उसने उन्हें युवाओं की असली पसंद बना दिया। उनकी जीत ने यह भी साबित किया कि दलित समाज का नया नेतृत्व अब सिर्फ आरक्षण और सम्मान की बात नहीं करेगा, बल्कि सत्ता में सीधी हिस्सेदारी भी लेगा। खासकर जाटव युवा जो मायावती से मायूस हो चुके थे, अब चंद्रशेखर में अपने नए नेता को देख रहे हैं। नगीना में उनकी जीत के बाद पूरे देश के दलित युवाओं के बीच एक नई उम्मीद जगी कि अब उनकी बात संसद में दमदार ढंग से रखी जाएगी, न कि सत्ता के डर से दबा दी जाएगी। यही वजह है कि आज चंद्रशेखर सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि दलित राजनीति के नए प्रतीक बन गए हैं, जो मायावती के खामोश चेहरे की जगह तेज और आक्रामक आवाज लेकर आए हैं। उनकी लोकप्रियता से यह भी साफ हो गया कि भविष्य में जब दलित वोटर अपना अगला नेता चुनेंगे तो उनकी नजर अब ज्यादा मजबूती से चंद्रशेखर पर होगी। कुल मिलाकर नगीना का चुनाव नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि दलित युवाओं के मन की क्रांति है, जिसने भारत की राजनीति को नया रास्ता दिखा दिया है। 2014 के चुनावों ने यह साफ कर दिया कि दलित राजनीति अब सिर्फ जाटव समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी और अन्य पार्टियों की ओर शिफ्ट हो चुका है। पहले जहां यह वोट बैंक परंपरागत रूप से बीएसपी के साथ खड़ा रहता था, वहीं अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। गैर जाटव दलितों को लगता है कि मायावती ने सिर्फ जाटवों को ही तवज्जो दी और बाकी समुदायों को नजरअंदाज किया, जबकि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने योजनाओं, घर घर राशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और जनधन जैसी योजनाओं के जरिए इन तबकों तक सीधी पहुंच बनाई। इससे इन समुदायों को पहली बार लगा कि उन्हें भी सीधी पहचान मिल रही है, न कि सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां पासी, वाल्मीकि, खटीक, दुसाध जैसे गैर जाटव दलित समुदाय रहते हैं, वहां यह झुकाव और ज्यादा दिखा। बीजेपी ने धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति को कल्याण योजनाओं के साथ जोड़कर इन समुदायों में अपनी जगह बनाई, और दूसरी ओर बीएसपी की खामोश राजनीति और सक्रिय न होने की वजह से ये वोटर धीरे धीरे उससे कटते चले गए। नतीजा यह हुआ कि बीएसपी की पकड़ लगातार ढीली पड़ती गई और गैर जाटव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी व अन्य दलों में बंट गया। यही कारण है कि आज दलित राजनीति दो हिस्सों में बंटी दिखाई देती है। जाटव वोटर का झुकाव अभी भी मायावती और अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ रहा है, जबकि गैर जाटव दलितों का बड़ा तबका बीजेपी और अन्य पार्टियों के साथ जाकर खड़ा हो गया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसने न सिर्फ बीएसपी की जड़ों को हिलाया, बल्कि दलित राजनीति की दिशा भी बदल दी। अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त में क्या बीएसपी इस खोए हुए गैर जाटव भरोसे को वापस ला पाएगी, या फिर यह वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के खाते में स्थायी तौर पर चला जाएगा। 2025 की राजनीति में एसपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी चाल पीडीए प्लस इंडिया रणनीति मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने दलित प्लस पिछड़ा प्लस मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का फार्मूला अपनाया है। दरअसल लंबे वक्त से विपक्ष को यह समझ आ गया था कि अकेले किसी एक जाति या समुदाय के सहारे बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को हराना संभव नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे जोड़कर और बड़ा बना दिया। इस रणनीति का मकसद साफ था। जिन वोटों को बीजेपी हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति के जरिए बांटती थी, उन्हें जाति और हक अधिकार के सवाल पर एक मंच पर लाना। यही वजह है कि सपा कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार, आरक्षण, संविधान और दलित पिछड़ों के हक जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया। मुस्लिम वोट पहले ही इन दोनों पार्टियों की तरफ झुकाव रखते थे। ऐसे में दलितों और पिछड़ों का भरोसा जीतना इनके लिए सबसे अहम था। एसपी ने अपने यादव वोट बैंक के साथ अन्य ओबीसी जातियों जैसे कुर्मी, मौर्य, निषाद और पटेल को जोड़ने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने दलितों को याद दिलाया
कि बाबा साहेब अंबेडकर का सपना अभी अधूरा है और संविधान को बचाने की लड़ाई इन्हीं के साथ मिलकर लड़नी होगी। नतीजा यह हुआ कि कई सीटों पर दलित वोटों का बंटवारा होने के बावजूद जब उन्होंने पिछड़े और मुस्लिम वोटों के साथ गठजोड़ किया तो एसपी कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिली। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह रणनीति खतरनाक इसलिए बन गई क्योंकि पीडीए ने उस सामाजिक समीकरण को सीधे चुनौती दी जिस पर बीजेपी का कब्जा था। पहले गैर जाटव दलित और पिछड़े जाति के वोट बीजेपी की तरफ खींचते थे, लेकिन जब एसपी और कांग्रेस ने उन्हें सम्मान, प्रतिनिधित्व और आरक्षण की गारंटी का भरोसा दिया तो माहौल बदलने लगा। यह रणनीति जितनी चुनावी चाल है उतनी ही सामाजिक गोलबंदी की कोशिश भी है, क्योंकि अगर दलित, पिछड़े और मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आने वाले वक्त में एसपी और कांग्रेस दोनों इस फॉर्मूले को और मजबूत करने में लगे हैं ताकि 2025 और 2027 के बड़े चुनावों में बीजेपी को उसी की राजनीति पर मात दी जा सके। मायावती, जो कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थीं, आज राजनीति के हाशिए पर खड़ी नजर आती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी लगातार की गई रणनीतिक चूकें। सबसे पहले बात करें गठबंधन से दूरी की। जब देश भर में विपक्षी पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मिलकर एकजुट हो रही थीं, मायावती ने खुद को अलग थलग रखना चुना। उन्होंने न तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की और न ही क्षेत्रीय स्तर पर किसी मजबूत समझौते का रुख किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दलित वोट जो पहले पूरी तरह बसपा के साथ खड़े थे अब बंटने लगे। कुछ एसपी कांग्रेस के पीडीए गठबंधन में चले गए तो कुछ बीजेपी की तरफ खिसक गए। दूसरी बड़ी चूक है कम एक्टिविज्म। मायावती अब पहले जैसी जमीनी नेता नहीं रही। रैलियां, आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या जनता से सीधा जुड़ाव उनकी राजनीति से लगभग गायब हो गया है, जबकि राजनीति में जनता से लगातार कनेक्शन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता रोजाना सड़कों पर उतरकर संसद में दहाड़ मारकर दलित युवाओं की नई उम्मीद बनते जा रहे हैं। तीसरी और शायद सबसे गंभीर चूक है नए नेताओं को मौका न देना। बसपा अब भी पूरी तरह मायावती केंद्रित पार्टी बनी हुई है, जहां दूसरी पंक्ति का कोई चेहरा उभरने नहीं दिया जाता, जबकि राजनीति में बदलाव और नई ऊर्जा बेहद जरूरी होती है। मायावती ने इसे रोककर बसपा को एक स्थिर और जड़ संगठन में बदल दिया है। यही वजह है कि आज बसपा के पास न कोई नया करिश्माई नेता है, न युवा वोटरों को आकर्षित करने वाला एजेंडा। मायावती का ये अकेले खेलने वाला अंदाज दलित राजनीति को और कमजोर कर रहा है, क्योंकि जब बाकी पार्टियां नए सामाजिक समीकरण बना रही हैं तब बसपा अपनी ही पुरानी रणनीति में फंसी हुई है। नतीजा ये हुआ कि दलित समाज में वह असरदार लीडरशिप अब मायावती के पास नहीं रह गई और धीरे धीरे उनका वोट बैंक खिसक कर या तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है या एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ। अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में मायावती सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी और बसपा का राजनीतिक सफर दलित राजनीति में एक अध्याय बनकर ही खत्म हो सकता है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका मजबूत और अनुशासित कैडर माना जाता था, लेकिन आज वही पार्टी अपनी संगठनात्मक कमजोरी से जूझ रही है। जब कार्यकर्ता ही थक जाएं, तो कोई भी राजनीतिक मशीनरी आगे नहीं बढ़ सकती और बसपा के साथ यही हो रहा है। पिछले कुछ सालों में कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार गिरता गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी अब सिर्फ मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है और उनके मेहनत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। जब चुनाव आते हैं तो कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वे घर घर जाकर वोट मांगें, जनता को जोड़ें और नारे बुलंद करें, लेकिन जब पार्टी खुद आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और सामाजिक मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरती तो कार्यकर्ताओं का हौसला भी टूट जाता है। यही थकान धीरे धीरे कैडर की कमजोरी में बदल गई है। पहले बसपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, हर गली में उनका नेटवर्क था, लेकिन अब वह संगठनात्मक ढांचा धीरे धीरे बिखर रहा है। दूसरी तरफ एसपी, कांग्रेस या फिर चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी जैसे संगठन लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, जिससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहता है। बसपा में इसके उलट कार्यकर्ताओं को न तो नया नेतृत्व दिखाई देता है, न कोई आंदोलनकारी एजेंडा और न ही जनता से जुड़ने के मौके। ऊपर से लगातार चुनावी हार ने भी कैडर के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। जब जीत की उम्मीद कम हो
तो मेहनत करने का जज्बा भी कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि अब बसपा का कार्यकर्ता नेटवर्क पहले जैसी दमदार ताकत नहीं रहा। पार्टी के पास वोट तो हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने और बचाने वाला मजबूत कैडर नहीं है। राजनीति सिर्फ नेता की लोकप्रियता पर नहीं चलती, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत पर टिकती है, और यही कड़ी बसपा में कमजोर हो गई है। अगर पार्टी इस संगठनात्मक कमजोरी को ठीक नहीं करती तो आने वाले चुनावों में बसपा का संघर्ष और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना जोश से भरे कार्यकर्ताओं के कोई भी पार्टी सिर्फ पोस्टर और बयानों से सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। आज की राजनीति में सोशल मीडिया और जनता की धारणा किसी भी पार्टी की ताकत या कमजोरी तय कर देती है, और मायावती उनकी पार्टी बसपा इसी मोर्चे पर लगातार नुकसान झेल रही है। चाहे ये आरोप साबित हों या ना हों, लेकिन जनता में यह बात तेजी से फैल गई है कि मायावती सीधे सीधे बीजेपी का मूक समर्थन कर रही हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्सर यह नैरेटिव देखा जाता है कि मायावती ने कई बार बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठाई। संसद में भी उनकी पार्टी का रोल बहुत कमजोर रहा और सड़क पर विरोध तो लगभग न के बराबर दिखा। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां और सोशल मीडिया यूजर्स बसपा पर यह ठप्पा लगाने में सफल हो गए कि मायावती असल में बीजेपी की मददगार हैं। और यह धारणा भले ही 100% सही ना हो, लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। खासकर युवा वोटर और दलित समाज के नए पढ़े लिखे तबके में यह चर्चा अब आम हो चुकी है कि मायावती क्यों विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी नहीं दिखती। कई बार यूपी की राजनीति में यह सवाल उठता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? वोटों के बंटवारे से, और यही काम मायावती की चुप्पी और दूरी से होता है। नतीजा यह कि जनता के बीच बसपा का इमेज कमजोर हो गया है, और जो लोग पहले मायावती को दलितों की असली नेता मानते थे, वे अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरों की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट और चर्चाओं ने इस धारणा को इतना मजबूत कर दिया है कि चाहे मायावती लाख सफाई दें, लेकिन जनता अब उन्हें विपक्ष की मजबूत आवाज के रूप में नहीं देखती। आज के जमाने में राजनीति सिर्फ मंचों और रैलियों से नहीं, बल्कि फोन की स्क्रीन से तय होती है, और वहीं मायावती की चुप्पी और कम एक्टिव उपस्थिति ने उनकी साख को बहुत कमजोर कर दिया है। यानी सोशल मीडिया पर बने इस नैरेटिव ने बसपा को नुकसान पहुंचाया है, और जब तक मायावती खुलकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करती नहीं दिखेंगी, तब तक जनता की यह धारणा आसानी से नहीं बदलेगी।